सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस कैसे कैसे होती है बेटा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि आखिर केमिकल रिएक्शंस को पहचाना कैसे जाता है कि भाई ठीक है आपने दो चीज को मिक्स किया, वो देखो पिक्चर वगैरह में देखते हैं ना कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के सॉल्यूशन होते हैं। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, लैब वगैरह में डिफरेंट कलर के सॉल्यूशन होते हैं उसमें टेस्ट ट्यूब वगैरह में, तो उसमें हम मिक्स करते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है। हमें कैसे पता चले कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो इनके 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब क्या होता है केमिकल रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स, हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है बेटा। इवोल्यूशन ऑफ गैस का नाम से समझ में आ रहा है कि आपने अगर कोई रिएक्शन करवाया और उसमें जनरली क्या होगा कि वो उसको बाहर फेंक देगा, जो गैस होगा वो अपने आप क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय, सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। कैसे? जैसे जिंक सॉलिड है, अगर आपने क्या किया, डाइल्यूट H2SO4 में डाला उसको, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 एक्वस। देखो एक्वस ये सब हम कब वर्ड यूज करते हैं, जब वो मेरा सॉल्यूशन फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में हो। सॉलिड एस सॉलिड पूरा नहीं लिखना, आपको सिर्फ एस वर्ड लिख दोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि जिंक जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। हम क्या करेंगे, जिंक सॉलिड को अगर H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं तो ये आपको देता है ZnSO4 एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस ऐसे भी कर दो, या अपवर्ड एरो भी का मतलब ही यही होता है कि कभी कभी किसी केमिकल इक्वेशन आपको अगर अपवर्ड एरो, ये सब डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, बट क्योंकि एक रिएक्शन आ गई इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने क्या किया, डाइल्यूट H2SO4 जिंक लिया, ठीक है, H2SO4 लिया, उसमें क्या कर रहे हैं आप, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े आपने उसमें डाल दिए सॉलिड फॉर्म में। तो क्या होगा, धीरे धीरे ये क्या करेगा, इस SO4 के साथ रिएक्ट कर जाएगा और ZnSO4 जिंक सल्फेट बना देता है। ये क्या बना देता है, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस उसमें से बाहर निकल जाता है। तो जैसे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा हमें समझ में आ जाए कि रिएक्शन ये हो चुका है, मतलब ये रिएक्शन क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है बेटा। अब जैसे एक और एग्जांपल लो, जैसे हम सपोज करो Mg, मैग्नीशियम अगर HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाता है MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब ये HCl एक्वस फॉर्म में है, मैग्नीशियम सॉलिड क्योंकि मेटल है मैग्नीशियम, और ये भी क्या बनाएगा एसिड, क्योंकि रिएक्शन बैलेंसिंग अभी मैंने सिखाया नहीं, तो फिलहाल तो मैं रिएक्शन आपको बैलेंस करके बैलेंस रिएक्शन ही आपको लिख दे रहा हूँ। बैलेंसिंग कैसे करता हूँ हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आप किसी भी डाइल्यूट एसिड में, ठीक है, अब आप बोलो सर डाइल्यूट क्यों ले रहे हो, कंसंट्रेटेड क्यों नहीं ले? तो बेटा कंसंट्रेटेड हम स्कूल वगैरह में जब लैब वगैरह में आप करोगे ना, अब जब आप यहाँ आओगे स्कूल में तो मैं आपको पर्सनली खुद मैं आपको बहुत सारे रिएक्शंस आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। और मेरा मानना है कि आप कभी रटो मत चीज़ों को समझो, जितना चीज़ें आप समझोगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें रिटेन रहेंगी। याद करने से आप भले क्या होगा, भले मेरा मानना है कि आप भले रट लोगे, रट के आप भले पास भी कर जाओगे तो दैट इज़ नो यूजफुल। आप उससे, क्योंकि हमें नो डाउट हमें अगर डॉक्टर इंजीनियर बनना है, अच्छा डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो अच्छे डॉक्टर इंजीनियर की पहचान क्या, तो चीज़ें रटते नहीं है, वो चीज़ों को समझते हैं, एनालाइज करते। तो यू शुड एनालाइज द थिंग्स, आपके एनालाइजिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ रही है बेटा कि आप जैसे इन चीज़ों को मिक्स करोगे तो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो कभी कभी आप इस तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है। ओके बेटा, समझ में आया। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं मैं, Na2CO3 प्लस, अगर मैं मान लो सपोज करो ये ले लेता हूं यहाँ पे HCl एक्वस, सोडियम कार्बोनेट और HCl को मैंने मिक्स किया तो ये क्या देगा, NaCl देगा। क्या देगा ये आपको, NaCl देगा, ठीक है। और आपको क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा प्लस H2O मिलेगा प्लस CO2 गैस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे H2O एक्वस के फॉर्म में ही रहता है, NaCl भी एक्वस के फॉर्म में रहता है, ठीक है। और यहाँ पे H2O गैस और CO2 गैस क्या होता है, इवॉल्व होता है। H2O लिक्विड ही रहता है, H2O लिक्विड एक्वस के फॉर्म में ही रहता है,
प्लस CO2 गैस इसमें से क्या होती है, बाहर निकलती है। तो समझ रहे हो बात को। तो जिस केमिकल रिएक्शन आप, मैंने क्या बोला, ये आप ये रिएक्शंस कैसे पहचानो कि रिएक्शन हो चुका है, कि जब गैस बाहर निकल गया इसका मतलब ये रिएक्शन क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो कभी कभी किसी रिएक्शन में धुआं उठने लग जाता है, तो धुआं उठ रहा है इसका मतलब वो धुआं नहीं होता है, वो जलाने से नहीं होता। बेसिकली क्या होता है कि उसमें से गैस बाहर निकल आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड को अगर आप हीट करते हो, हीट का सिंबल ट्राइंगल से होता है, ठीक है। अब आप बोर्ड में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसको हीट किया है तो हमने एक सिंबलिक फॉर्म बनाया सबको, जो हम आगे पढ़ेंगे कि इसको मैंने क्या कर दिया, हीट कर दिया। हीट का साइन डेल्टा CO, तो ये क्या बनाता है, CaO सॉलिड बनाता है प्लस CO2 गैस बना देता है। इसका बेस्ट एग्जांपल चौक लो, अगर आपके पास चौक होगा तो उसको क्या करो, थोड़ा सा हीट करो, तो उसमें देखना उसमें क्या होंगे, थोड़े थोड़े उस चौक में क्या होंगे, गड्ढे होने लगेंगे। गड्ढे होने का मतलब ये है कि उसमें से CO2 गैस क्या हो चुका है, बाहर निकल चुका है, ठीक है। और CO2 गैस ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाता है। तो दिस इज द ओवरऑल योर व्हाट, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। तो आई होप सो बेटा आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है प्रेसिपिटेशन। क्या आता है, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। आई बात समझ में बेटा, आई होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। अब देखो, अगर कोई अच्छा स्टूडेंट होगा तो ये बोले, वो जरूर पूछेगा सर ऐसा क्यों रिएक्शन हो रहा है, क्यों ZnSO4 यहाँ बना रहा है। तो सिंपल सी बात है, मेटल क्या होता है बेटा, मेटल थोड़े हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस। तो क्या कर सकते हैं, जो मेटल जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, इसमें से इस आयन के साथ वो क्या करेगा, इसके एनायन के साथ मेटल क्या करेगा, एसिड के एनायन H2SO4 किससे बना है बेटा, H2SO4 H+ और SO4 2- से बना है। मतलब हाइड्रोनियम आयन, H+ को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, और SO4 2- को हम सल्फेट आयन बोलते हैं। तो कोई भी मेटल क्या करता है, एसिड से क्या करता है, एसिड के एनायन के साथ वो क्या कर देता है, रिएक्ट कर देता है। जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मेटल है, मेटल क्या क्या सिंपल Cl- के साथ रिएक्ट करके MgCl2 बना लिया, और ये क्या बनता है, ये सॉल्ट होता है। बेसिकली क्या होता है, ये सॉल्ट होता है। तो आई होप सो ये बात आपको समझ में आ रही होगी, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे देखो, थोड़ा चीजें समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब ये इसके साथ क्यों रिएक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि जिंक जो है वो ज्यादा पावरफुल है, और जो पावरफुल होगा तो इनके बीच को तोड़ देगा, इनके बीच को तोड़ के खुद जुड़ जाएगा। तो बोलेगा भैया तुम हटो साइड, हाइड्रोजन को बोलेगा तुम साइड हटो, मैं जुड़ूंगा इसके साथ। तो भैया H+ तो क्या बेचारा ऑलरेडी लेस रिएक्टिव है, वो बेचारा कर भी क्या कर सकता, पावरफुल है, तो इसको मार के साइड हटा के ये इससे जाके जुड़ जाएगा और अपने आप को सॉल्ट बना लेगा। तो जो मेटल जितना पावरफुल होता है, जितना ज़्यादा एक्टिव या रिएक्टिव मेटल होता है, मेटल जनरली सारे रिएक्टिव ही रहते हैं, ठीक है। जनरली बात कर रहा हूँ मैं, जब वर्ड जनरली बात कर रहा हूँ, हो सकता है उसमें कुछ एक्सेप्शन भी हो, लेकिन हम एक्सेप्शन वाले हायर स्टडीज में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं इन चीज़ों को। तो जिंक क्या करेगा, इजिली इनके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई, ठीक है। वैसे मैग्नीशियम क्या पावरफुल है, हाइड्रोजन से भी पावरफुल है, तो ये भी क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करके MgCl2 बनाए। तो जितना ज़्यादा पावरफुल, देख लो जो हाइड्रोजन को हटा दे रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो उससे ज़्यादा पावरफुल है, मतलब इसका मतलब इजीली वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है बेटा। यहाँ तक आपको समझ में आई, आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है। अच्छा, प्रेसिपिटेशन के बजाय अब हम दूसरे पॉइंट में पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। देखो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है कि अगर आपने कोई रिएक्शन को, अगर मान लो क्या किया, जैसे सपोज करो ये मेरे पास ब्लू और ये मेरे पास ब्लैक, दो टेस्ट ट्यूब है, मान लो इसमें कोई दो सॉल्यूशन है, मैं डायरेक्ट इसमें मिक्स कर दूंगा और सोचूंगा एक प्रेसिपिटेट एक वो सब्सटेंस होता है जो सॉलिड फॉर्म में नीचे डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप दूध में चीनी मिक्स करते हो, बहुत ज़्यादा आप चीनी मिक्स कर दोगे तो बहुत ज़्यादा वो चीनी डिजोल्व नहीं होती है, तो चीनी क्या करता है, चीनी नीचे बैठ जाती है, आपने देखा होगा। या सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप देख रहे हो, अगर आप गुलाब जामुन खाते हो तो जो उसकी चाशनी होती है, तो देखना जब वो चाशनी ठंडी हो जाती है तो चीनी क्या होता है, नीचे डिपॉजिट हो जाता है, तो वो एक तरीके सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो गया। उसी तरीके से अगर आपने क्या किया, किसी दो सॉल्यूशन को मिक्स किया और दो सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद उसके नीचे क्या हो रहा है, एट द एंड में क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो जा रहा है, तो इसका मतलब उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। और हम ये समझ लेते हैं कि हमारा रिएक्शन क्या हो चुका है बेटा, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बेटा। तो इसमें प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लो। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट, इट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट, it is a solid product separates from a solution, separates
फ्रॉम अ सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब ये फॉर्म कहता है प्रेसिपिटेट कैन बी फॉर्म बाय ए प्रेसिपिटेट कैन बी formed by a precipitate can be formed by mixing aqueous solution, mixing aqueous solution of reactant when one of the product is insoluble in water, when one of the product is insoluble in water। सब मैं बताऊंगा, पहले मैं लिख दे रहा हूं बेटा आपको समझ में। ठीक है, अब होता क्या है, देखो ये तो सब समझ में आया कि इट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट सेपरेट्स फ्रॉम सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर आपने कोई केमिकल रिएक्शन कराया तो उस दौरान वो सॉल्यूशन से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है और नीचे डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, और ये बनता कैसे, अगर आपने दो एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स किया और उसके बाद जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, वाटर में सॉल्युबल नहीं होना चाहिए। अगर वाटर में सॉल्युबल हो गया बेटा तब तो आप कैसे पहचानोगे प्रेसिपिटेट बना या नहीं बना। तो अगर वो वाटर में सॉल्युबल नहीं हुआ तो वो नीचे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। और इस तरीके से हमें क्या मिलता है, एक प्रेसिपिटेट मिलता है। इसका बेस्ट एग्जांपल समझो, आपको दो एग्जांपल में एक लाइव एग्जांपल समझाता हूं। आप प्रेसिपिटेशन तो उसको नहीं बोल सकते, लेकिन आप समझने के तौर पे उसको समझ सकते हो। कैसे, आपने देखा होगा आपकी मम्मी, हमारी मम्मी वगैरह क्या करती है, जब घी निकालती है तो हाँ, हम लोग क्या करते हैं, देखो पहले दूध गर्म करते हैं, दूध में से मलाई निकाल लेते हैं, उस मलाई को फिर जमा करते हैं। अब उसके बाद मम्मी क्या करेगी, मम्मी उसको ठंडे पानी में या बर्फ़ में उसको मिक्स करती है। आप मम्मी को पूछिएगा घी कैसे निकलता है, तो क्या होता है, जब उसको मिक्स करती है या घोटती है, मिक्सर से घोटती है, तो जो बटर होता है, बटर क्या होता है, वो बटर तो इनसॉल्युबल है। ठीक है, पानी में, तो बटर क्या करेगा, उस छाछ में से जो भी रॉ मटेरियल है उसमें से वो ऊपर आने लगता है और उस तरीके से हम हाथ से उस बटर को बाहर निकाले तो उसको गर्म करके फिर हम घी बनाते हैं। तो अब देखो, अगर मैं बोलूं कि एक तरह, अब वो आप बोलिएगा अभी प्रेसिपिटेट आप कैसे लिंक करोगे, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, नीचे डिपॉजिट होता है। ठीक है, क्योंकि वो वाटर इनसॉल्युबल है। ऐसा जरूरी नहीं कि नीचे डिपॉजिट हो सकता है, वो वाटर के ऊपर भी तैर सकता है। तो बटर एक तरह का क्या, वाटर इनसॉल्युबल है, वो पानी में जल्दी से डिजोल्व नहीं होता, या पानी में बोल रहा हूँ, या मिल्क में जल्दी डिजोल्व नहीं होता। जब भी आप घी वगैरह निकालते हैं या बटर निकालते हो, बटर क्या करता है, ऊपर तैरने लगता है और उस प्योर जो रॉ मैटर, जो बटर एक्चुअली है क्या, एक्चुअली कच्चा घी ही माना जाता है, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, या आप बोल सकते हो पनीर बनाते हैं। पनीर बनाने के लिए क्या होता है भाई, दूध को आपने गर्म किया, दूध में मान लो आप थोड़ा सा गर्म करते हो, नींबू डाल दिया या विनेगर डाल दिया, तो विनेगर डालने के बाद क्या होता है, वो दूध में से वो वाला पार्ट, जो पनीर वाला पार्ट होता है, वो अलग होने लगता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। और उसको हम क्या कर लेते हैं, छान लेते हैं पानी से, मतलब छलनी से हम छान लेते हैं, जो फटा हुआ दूध है वो बाहर आ जाता है और एज इट इज मेरे को पनीर उस तरीके से मिल जाता है। तो सेम जस्ट उसी तरीके से अगर आपने किसी दो केमिकल रिएक्शन को मिक्स कर दिया और मिक्स करने पर क्या हो रहा है, एक सॉलिड फॉर्म आपका अलग से अलग होते जा रहा है। वो अलग क्यों हो रहा है, क्योंकि वो उस वाटर में सॉल्युबल नहीं है। जो भी आपका प्रोडक्ट बना, आपने दो रिएक्टेंट को मिक्स किया, उस रिएक्टेंट में आपने ये ऑब्जर्व किया कि भाई जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो जब सॉल्युबल नहीं हो तो वो अलग होते जाएगा, या तो नीचे डिपॉजिट हो जाएगा या तो ऊपर तैरते रहेगा। इट डिपेंड्स ऑन देयर डेंसिटी, कि डेंसिटी अगर भाई कम है तो ऊपर तैरते रहेगा, डेंसिटी ज्यादा तो नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, बट वो मिक्स नहीं होगा। और इस तरीके से क्या करते हैं, हम प्रेसिपिटेट को अलग करते हैं। सेम तरीके से पनीर और घी हम जैसे निकालते हैं, सेम वैसा ही मेथड होता है। ठीक है बेटा, तो इसके बेस्ट एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत एग्जांपल है। ठीक है, जैसे पोटासियम आयोडाइड, इसको अगर मैंने सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिक्स किया, ठीक है, ये दोनों एक्वस फॉर्म है। ठीक है, ये दोनों क्या है, एक्वस फॉर्म है, लिक्विड वाले फॉर्म में। तो और अगर मैं इसको, मुझे क्या ऑब्जर्व मिल रहा है कि यहाँ पे AgI एक प्रेसिपिटेट मिलता है। तो यहाँ डाउनवर्ड एरो का मतलब हो चुका है, अपवर्ड एरो का मतलब तो गैस बाहर निकल चुका है, डाउनवर्ड एरो का मतलब ये प्रेसिपिटेट हो चुका है, या सॉलिड फॉर्म भी आप इसको लिख सकते हो। और प्लस KNO3 एक्वस, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है बेटा, वाटर सोल्यूबल होता है, तो ये एज इट इज रहेगा। AgI क्या होता है, येलो कलर का PPT आपको मिलेगा, क्या कलर मिलेगा, येलो कलर का। और ये कौन सा
पेल येलो होता है। कौन सा होता है? पेल येलो कलर का। कलर से भी आपको समझ सकते हो, ठीक है। अब इसी का एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, जैसे सपोज करो मैंने KCl लिया, KCl प्लस AgNO3 मिक्स किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? AgCl का PPT मिलेगा। और ये किस कलर का होता है बेटा? व्हाइट कलर का PPT होता है, और KNO3 आपको बाहर मिल जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल KBr ले लो, KBr प्लस AgNO3 को आप मिक्स करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? AgBr मिलेगा, ठीक है। और ये डार्क येलो कलर का होता है। किस कलर का होता है बेटा? डार्क येलो कलर का होता है। KNO3 एक्वस एज इट इज फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो एक तरह अब जब आप फर्दर स्टेज हाई मतलब 11th-12th में आओगे बेटा, तो ये इनका पहचान होता है। क्या पहचान होता है? क्योंकि ये क्या है? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर का कोई भी हैलाइड्स बेसिकली ये क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम क्या बोलते हैं? हैलोजन फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इनको हम शॉर्ट फॉर्म में, अगर ये माइनस के फॉर्म में है, Br माइनस, क्योंकि यहाँ पे I माइनस के फॉर्म में, यहाँ पे Cl माइनस, Br माइनस के फॉर्म में, तो इनको हम हैलाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलाइड्स। तो सिल्वर के साथ जो भी हैलाइड्स बनता है वो हमेशा वाटर इनसॉल्युबल रहता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है सिल्वर की, कि सिल्वर कभी भी वाटर सॉल्युबल नहीं होता, लेकिन कब? जब वो हैलाइड्स के फॉर्म में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? प्योर PPT मिल रहा है, और इनके कलर भी अलग अलग होते हैं। तो आपसे अच्छा मतलब अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे, कि मान लो आप नेशनल साइंस ओलंपियाड दे रहे हो, मैं तो जरूर बोलूँगा आप नेशनल साइंस ओलंपियाड जरूर दीजिए, KVPY जरूर दीजिए। इससे आपके ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आपको रियल में IIT या मेडिकल क्रैक करना अच्छे रैंक से, आपको एम्स वगैरह जाना है, तो ये सब एग्जाम अभी से जरूर दीजिए, ताकि आपको अभी से प्रैक्टिस हो, प्रेशर झेलने की आदत हो। ये बहुत जरूरी होता है बेटा, ठीक है। तो इससे क्या होगा बेटा? आपको कलर, जैसे आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि व्हाट इज द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड, तो आप बोलोगे व्हाइट। व्हाट इज द कलर ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, आप बोलोगे डार्क येलो। आप बोलोगे व्हाट इज द कलर ऑफ सिल्वर आयोडाइड, तो बोलोगे पेल येलो। तो ये कलर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। या आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भैया अगर मैंने व्हेन आई विल मिक्स अ पोटेशियम ब्रोमाइड विद सिल्वर नाइट्रेट, डार्क येलो कलर, डार्क येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, तो आप बोलोगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो आप बोलोगे डायरेक्ट AgBr, डायरेक्ट AgBr में टिक करके आओगे। तो ये सब एग्जाम्पल होता है, ठीक है बेटा। तो ये सब आप समझिएगा, इन चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, H2SO4 एक्वस, ठीक है, और मैंने क्या लिखा? बेरियम क्लोराइड, BaCl, तो ये आपको देगा BaSO4, ये भी एक प्रेसिपिटेट बनाता है, प्लस HCl, ट्वाइस HCl, ठीक है। रिएक्शन बैलेंसिंग अभी हम नहीं कर रहे क्योंकि आगे हम सीखेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके से प्रेसिपिटेशन हुआ रिएक्शन का। अब जैसे प्रेसिपिटेट बन गया, समझ लो आपका रिएक्शन खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, ये पहचानने का तरीका। तो पहला तरीका था हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा तरीका था प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तीसरा फैक्टर होता है चेंज इन कलर। क्या होता है? चेंज इन कलर। चेंज इन कलर क्या होता है? भैया आपने किसी चीज को मिक्स किया, ठीक है। जैसे सपोज करो जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने CuSO4 लिया एक्वस, ठीक है। CuSO4 का कलर क्या होता है? ब्लू कलर का ये सॉल्यूशन होता है। क्या होता है ये? ब्लू कलर का। और यहाँ पे मैंने क्या किया? जिंक रॉड को डिसॉल्व कर दिया, मतलब जिंक रॉड डुबा के रखा। होगा क्या? कुछ समय के बाद यहाँ पे जिंक रॉड क्या होने लगेगा? गलने लगेगा। जिंक रॉड क्या होने लगेगा? गलने लगेगा। और यहाँ पे आपको एक रेडिश ब्राउन PPT मिलेगा। क्या मिलेगा? रेडिश ब्राउन PPT मिलेगा। तांबा जो होता है ना, तांबा किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का ही तो होता है। तो PPT मिलेगा। और ये ब्लू कलर क्या होने लगेगा? फेड होने लगता है। ब्लू कलर फेड्स, मतलब आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि कलर चेंज हो रहा है तो भी आपका रिएक्शन है। एक्चुअली में रिएक्शन कैसा होता है? जिंक सॉलिड और CuSO4 एक्वस। मैं चाहता था आपको डायरेक्ट ऐसे भी समझा सकता था, बट मैं चाहता हूँ आप फील करो हर चीज़ों को। जिंक सॉलिड कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा? ZnSO4 बनाएगा एक्वस, और प्लस कॉपर सॉलिड आपका इस तरीके से रेडिश ब्राउन PPT, मतलब आप इस तरीके से भी इसको डिनोट कर, रेडिश ब्राउन PPT आपको नीचे मिल जाएगा। तो ये एक पहला तरीका हुआ भाई, कलर भी चेंज। अब इसमें देखो दोनों बातें, इसमें आपको एक PPT भी मिला और कलर भी चेंज हुआ। तो ये ब्लू कलर धीरे धीरे क्या होने लगता है? हल्का होने लगता है, ठीक है। दूसरा बताऊं मैं, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल है
SO2, ठीक है, SO2 गैस को, ठीक है, मैंने क्या किया, K2Cr2O7 एक्वस में पास किया, तो ये क्या बनाता है, ये आपको बनाएगा एक मिनट जस्ट, ठीक है, इसे बनाता क्या है, K2SO4 प्लस Cr2O3 2 माइनस, ठीक है, ये Cr3O3 2 माइनस बना देता है, ठीक है, K2Cr2O4 सॉरी K2Cr2O4 ये इस तरीके से रिएक्शन बना देता है। अब बात को समझो, ये होता है ऑरेंज कलर का, क्या होता है ये ऑरेंज कलर का, जैसे आप सल्फर गैस पास करोगे तो ये जो कन्वर्ट हो जाता है ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से हम ये समझते हैं कि ये क्या बना रहा है, ये आपका रिएक्शन बना रहा है, मतलब आपका रिएक्शन क्या हो चुका है बेटा, ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिकली कलर चेंज से भी हम पहचान सकते हैं कि रिएक्शन आपका कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, तो जब कलर चेंज कर गया तो आपका रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बेटा। चलो आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है, इसको बोलते हैं KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट में कोई एसिड डालोगे, ठीक है, तो ये क्या होता है, पर्पल कलर का होता है, डार्क पर्पल कलर का होता है, ठीक है, जब भी कोई एसिड डालोगे तो ये Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, Mn+2 में, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7, डोंट वरी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मैं सिखाऊंगा, फिलहाल के लिए बस एग्जांपल है इसलिए मैंने आपको हाई लेवल समझा दी कि इसका +7 कैसे हो रहा है, +2 में क्यों कन्वर्ट हो रहा है, ये आगे हम सीखेंगे, जैसे जैसे चैप्टर कवर होते जाएगा बेटा ये हम आगे सब चीज़ सीखेंगे, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाता है। तो KMnO4 में जब भी आप एसिड डालते हो तो ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका इसमें, ठीक है, Mn+2 में, और आपका पर्पल कलर क्या होने लगता है, फेड होने लगता है, तो ये इसका कलरलेस सॉल्यूशन हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ये कलरलेस सॉल्यूशन हो जाता है। तो समझ रहे हो, ये पर्पल कलर फेड होने लग गया, एकदम कलरलेस हो चुका है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन क्या हो चुका है, आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बेटा। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, तो ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आया, तो ये इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि आपका रिएक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमें ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, प्लीज़ आप मुझे ये बताइएगा कि आपको पीरियडिक टेबल में, मतलब जैसे आपको ये पता है ना कि कौन से ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है, एटलीस्ट आपको ये सब आता है कि ऑक्सीडेशन किस ग्रुप का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह, तो एटलीस्ट आपको जितना आता है पीरियडिक टेबल एटलीस्ट आप प्लीज़ मुझे बताइएगा व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज करके, आपको सबको मेरा व्हाट्सअप नंबर पता होगा, इससे एटलीस्ट मुझे ये आइडिया होगा कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर में मुझे क्या कैसे सिखाना है, ठीक है। तो क्योंकि अब तक हम ऑफलाइन एक भी नहीं किए लेक्चर, अगर मैं ऑफलाइन करता तो मैं जजमेंट कर लेता था, क्योंकि अभी फिलहाल हम ऑनलाइन है, तो इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स कि जो भी आप पीरियडिक टेबल में सीखे हो तो एटलीस्ट आप मुझे ये बताइए कि आपको हर ग्रुप का एलिमेंट पता है ना कि किस ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, ताकि अगर आप NTSA वगैरह एग्जाम दोगे तो उसमें एटलीस्ट आपके क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, ठीक है बेटा। तो चलो फोर्थ पॉइंट हमारा चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, एक मिनट रुकिएगा बस। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का मतलब अगर आपने रिएक्शन कुछ किया
और अगर फाइनली रिएक्शन ठंडा निकला, मतलब जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा रिएक्शन क्या हो चुका है, ठंडा हो चुका है, मतलब हीट क्या हो चुकी है, रिलीज हो चुकी है उस सॉल्यूशन में से, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। ठीक है, या तो या तो आपने क्या किया, आपने रिएक्शन को मान लो 2 रिएक्टेंट को मिक्स किया और आपको जो फाइनली प्रोडक्ट मिला, और जो प्रोडक्ट मिलने के बाद जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा गर्म है, इसका मतलब रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक, मतलब हीट उसने एब्जॉर्ब करी तभी तो गर्म है ना सॉल्यूशन। अगर फाइनल सॉल्यूशन गर्म है तो एंडोथर्मिक, सॉल्यूशन अगर ठंडा है तो एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब एग्जिट, हीट एग्जिट हो चुकी है उसमें से। तो जैसे समझा, ऐसा करता ना, तो देखो गर्म हवा निकलती है तो हीट क्या हो रही है, एग्जिट हो रही है। ठीक है, देखो ऐसे ऐसे लेते हम, तो ये क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल समझाने के तौर पे। ठीक है, तो आप आई होप सो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो मैं ये बता देता हूँ, सम केमिकल रिएक्शन एज कैरेक्टराइज्ड बाय सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज in temperature, by change in temperature। ठीक है, ठीक है, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, द केमिकल रिएक्शन एक मिनट, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, द केमिकल when in between chemical reaction there is fall in temperature, there is fall in temperature or heat energy releases from chemical reaction, heat energy release होती chemical reaction में, is known as एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या होता है, सॉरी, हीट एनर्जी रिलीजेस, तो ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो बेटा ये रटना नहीं है, हाँ मैं बार बार बोलता हूँ, आप सब्जेक्ट को कभी मत रटो, चीज़ें समझने की कोशिश करो, जितना जिधर समझोगे उतनी चीज़ें आपको, आपके दिमाग का डेवलपमेंट उतना ही ज़्यादा। रटने से बहुत ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पाओगे, आई बेट। रटने से आप भले बोर्ड में परसेंटेज ला सकते हो, बट रटने से आप कभी कोई एंट्रेंस नहीं निकाल सकते हो। आप में देखिए वही होता है कि मैं किसी बच्चे का जजमेंट उसके परसेंटेज से कभी नहीं करता, ये मेरी आदत है। मैं हमेशा उसका जजमेंट उसके IQ लेवल से करता हूँ कि वो सोच कितना पाता है। ठीक है, हमेशा सोचने की कोशिश करिए, क्वेश्चंस करिए, अपने मन से क्वेश्चन पूछिए कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है। जितना ज़्यादा मन में क्वेश्चंस लाओगे उतने ज़्यादा आपका IQ लेवल अच्छा रहेगा। ठीक है, पहली बात। अब समझो बात को, क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन से एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक। जैसे सपोज करो कार्बन को अगर आपने ऑक्सीजन में प्रेजेंस में हीट किया तो ये क्या बनता है, CO2 गैस बनता है, साथ ही साथ हीट एनर्जी रिलीज होती है। जैसे आपने क्या, जैसे कोयला जलाते हो, देखो कोयला जलाओ तो पहले तो इनिशियली आपको आग देना पड़ेगा, आई एक्सेप्ट कि वो एंडोथर्मिक है, आपने आग दिया तो मतलब एंडोथर्मिक। लेकिन जैसे वो आग पकड़ लेता है तो धीरे धीरे देखो हीट एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। लकड़ी को अभी आप जलाते हो तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, हीट एनर्जी वो रिलीज करेगा, मतलब गर्म हो रहा है धीरे धीरे। जब पूरा जल जाएगा तो अपने आप वो लकड़ी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, मतलब हीट एनर्जी रिलीज करे, तो एक्सोथर्मिक। दिस इज नथिंग बट एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, प्रोडक्ट के साथ हीट क्या होती है, रिलीज होती है, प्रोडक्ट के साथ क्या होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो आई होप सो ये बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल ये हो गया। ठीक है, कोई भी चीज़ को जलाना,
जलाने के बाद हीट, आग लग गया, उसमें आग लग गया तो हीट एनर्जी क्या कर रहा है, वो रिलीज कर रहा है। कोई भी चीज़, आप चूल्हा जलाते हैं, चूल्हे में क्या होता है, आग लगाते हैं, फिर उसके बाद हीट क्या होता है, ऑटोमेटिकली रिलीज होती है, तो वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज हो रही है। किसी भी चीज़ को जलाने से हीट एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जिट हो रही है, हीट क्या हो रही है, एग्जिट हो रही है। ठीक है बेटा, आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये O2 का मतलब क्या होता है, O2 का मतलब होता है, क्योंकि जब भी आप हीट करते हो या आग लगाते हो, वो हमेशा एयर के प्रेजेंस में होता है। एयर के प्रेजेंस में भी आप किसके प्रेजेंस में बोलते हो, स्पेशली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ऑक्सीजन का मतलब, जुड़ने का मतलब है कि आप इसको जला रहे हो। आई बात समझ में, मीनिंग आपको समझ में आया होगा, आई होप सो। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम बताता व्हेन इन बिटवीन केमिकल रिएक्शन there is एक मिनट, जस्ट कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, क्योंकि ओके, देयर इज फॉल इन देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज लिखो, नॉट फॉल, इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, तभी तो हीट एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। हीट एनर्जी रिलीज होगी तभी तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। क्योंकि आप पहले इनिशियली क्या दे रहे हो, आग दे रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, उसके बाद से क्या होगा, हीट एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, तो उल्टा लिख देता है, व्हेन देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो ठीक है, वो थोड़ा गलती से लिखा दिया था, बट मीनिंग वही है, डिक्रीज इन टेम्परेचर, देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर और हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम केमिकल रिएक्शन या इन केमिकल रिएक्शन is known as endothermic reaction, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं, कोई भी चीज़ को अगर आपको पहले क्या करना, आग लगाना, आग लगेगा तभी वो टूटेगा, तभी वो क्या होगा, बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करूं, ठीक है, जैसे सपोज करो NH4Cl। ठीक है, NH4Cl में हम क्या कर रहे हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या देगा, ये अपने आप रिएक्ट नहीं करेगा, ये बहुत गहरे दोस्त है, इनके बीच में देखो BaOH के बीच में अच्छा बॉन्डिंग है, NH4Cl के बीच में अच्छा बॉन्डिंग है। और जब अच्छा बॉन्डिंग है तो क्यों रिएक्ट करेगा, जरूरत ही नहीं है इसको इससे रिएक्ट करने की। लेकिन अगर मैंने क्या किया, इनकी दोस्ती तोड़ दी, मैंने क्या कर दिया, आग लगा दिया, पहले से ही आग लगा दिया, तब ये इनका टूटेगा, इसका टूटेगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स बन जाएंगे। जैसे यहाँ से क्या होगा, ये टूटेगा तो NH4+ बनेगा और Cl- बनेगा। जब ये टूटेगा तो Ba+2 बनेगा और OH-। तो ये बोले बोला भाई तू मेरे साथ आ जा, ये बोलेगा तू मेरे साथ आ जा, और ये क्या बनाएंगे, BaCl2 बना लेंगे और NH4OH बना लेंगे। तो क्या होता भाई, जब बॉन्ड स्ट्रांग हो तो तोड़ना पड़े, तो उस रिएक्शन को जब हम क्या रिएक्ट, यहाँ पे आप इसके बजाय अगर यहाँ पे आपको ट्रायंगल नहीं मिले या रिएक्टेंट के साथ ही आपको हीट मिल गया, मतलब दिस इज योर एंडोथर्मिक प्रोसेस। रिएक्टेंट के साथ हीट हो रहा है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस, और प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज हो रहा है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्योंकि ये तो अपने आप रिएक्ट करेंगे नहीं, इनको रिएक्ट करवाना पड़ेगा। कैसे, आग लगा के, दोनों को आग लगा के दोस्ती तोड़ दो, दोस्ती टूट जाएगी तो ये आपस में दोस्त बन जाएंगे, काम खत्म, कहानी खत्म, बस ये स्टोरी है। अब जैसे सपोज करो O2 गैस प्लस N2 गैस। ठीक है, क्या O2 गैस और N2 गैस अपने आप रिएक्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बेटा? क्योंकि ऑलरेडी क्या है,
मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, और मॉलिक्यूल जल्दी से आपस में रिएक्ट नहीं करते। क्यों? अब भाई अगर ऐसा होता तो यहाँ एयर में ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंस है, तुरंत ऑक्सीजन नाइट्रोजन प्रेजेंट करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बना लेगा, और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस क्या होता है? पॉइजनस गैस होता है। तो ये जनरली रिएक्ट करते नहीं, तो इनको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर आपको देना पड़ता है रिएक्ट करवाने के लिए। तो दैट इज़ वाई इट इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो दिस इज योर चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से क्या होता है? दिस इज योर चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ तक आपको समझ में आया? नेक्स्ट है आपका फिफ्थ स्टेट है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, ठीक है। तो आज का लास्ट टॉपिक है ये चेंज इन स्टेट। ये क्या होता है? ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक एग्जांपल समझा, जब आप मोमबत्ती जलाते हो तो मोमबत्ती तो क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में। तो जैसे आपने आग लगाया उसमें, तो एक तरीके से आग लगाना क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है बेटा, वो भी एक तरीके का। तो क्या होगा उसमें से? देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा, देखो काला काला धुआं निकलता है, वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, मोमबत्ती क्या होगा? पिघलने लगेगा। तो इस तरीके से आप क्या बोलते भाई? गैस रिएक्टेंट अलग था, रिएक्टेंट सॉलिड फॉर्म में था, प्रोडक्ट आपका क्या हो गया? गैसेस फॉर्म में, और लिक्विड मोमबत्ती लास्ट में तो पिघल के छोटा सा ही हो जाता है। इस तरीके से आप बोल सकते हो चेंज इन स्टेट हो चुका है आपका, ठीक है बेटा। और दूसरा एग्जांपल आप बोल सकते हो कोई भी कंबसन ऑफ गैस। आप जैसे यहाँ पे देखो, ये सी सॉलिड था, ये ऑक्सीजन गैस था, और यहाँ पे ऑक्सीजन CO2 गैस मिल रहा है। तो ये बेसिकली सारे के सारे क्या है? चेंज इन स्टेट का ही एग्जांपल है। जितने भी एग्जांपल दिए मैंने, देखो यहाँ पे जिंक सॉलिड था, यहाँ पे कॉपर सॉलिड होगा, चेंज इन स्टेट हो चुका है। तो सारे के सारे आप क्या है? चेंज इन स्टेट कोई बेसिकली कैरेक्टराइज नहीं है, तो बेसिकली समझने के तौर की बात है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इसको, द कंबसन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स, सम केमिकल रिएक्शन is characterized by some chemical reaction is characterized by change in state, change in state, ठीक है। ठीक है, वैक्स का एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है। वैक्स को जब आप हीट करोगे तो इसमें से क्या बनता है? CO2, और वैक्स एक लिक्विड फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये रिएक्शन होता है। तो इन चीज़ों को समझ के रखिएगा, और इन चीज़ों को याद भी रखिए। याद रखने की जरूरत नहीं, बट आप समझ गए तो बेटर है। तो ये बेसिकली हमारे 5 कैरेक्टरिस्टिक थे केमिकल रिएक्शन के, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये समझ में आएगा। प्लीज़ अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क, ठीक है। कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। रात को 9 बजे से पहले आप कभी भी मेरे से डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही करते हैं।